नमस्कार, मैं पंकज यादव और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां पर अनंतनाग में 48 घंटे से एनकाउंटर में सेना के एक और जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। साथ ही बता दें कि सुरक्षा बलों के हताहतों की कुल संख्या की अगर बात की जाए तो 4 हो गई है। घेराबंदी वाले इलाके में तलाशी अभियान जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अनंतनाग से, जहां पर बता दें कि 48 घंटे में एक बार फिर से एनकाउंटर सेना के एक और जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों के हताहतों की कुल संख्या की अगर बात करें तो वो 4 हो चुकी है। घेराबंदी वाले इलाके में तलाशी अभियान शुरू है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि अनंतनाग में 48 घंटे से जो एनकाउंटर है वो जारी है और इसी के तहत सेना के एक और जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। सुरक्षा बलों के हताहतों की कुल संख्या की अगर बात की जाए तो अब तक 4 हो चुकी है। वहीं घेराबंदी वाले इलाके में तलाशी अभियान भी सेना की तरफ से शुरू है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि अनंतनाग में 48 घंटे में एनकाउंटर और सेना के एक और जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। वहीं सुरक्षा बलों के हताहतों की कुल संख्या की अगर बात की जाए तो वो 4 हो चुकी है। साथ ही बता दें कि घेराबंदी वाले इलाके में तलाशी अभियान सेना की तरफ से लगातार जारी है। तो अनंतनाग में 48 घंटे में एक बार फिर से एनकाउंटर और इस मुठभेड़ में आपको बता दें कि सेना के एक और जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। सुरक्षा बलों के हताहतों की कुल संख्या की बात की जाए तो वो 4 है। साथ ही बता दें कि सुरक्षा बलों की तरफ से जो घेराबंदी वाले इलाके हैं वहां पर तलाशी अभियान भी शुरू हो चुका है। तो अनंतनाग में 48 घंटे से एक बार फिर से मुठभेड़ की खबर सामने आई है, जहां पर सेना के एक और जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। और साथ ही बता दें कि सुरक्षा बलों के हताहतों की कुल संख्या 4 हो चुकी है। वहीं घेराबंदी वाले इलाके में तलाशी अभियान भी सेना की तरफ से लगातार जारी है। बात करें 48 घंटे की तो अब तक 4 जवान शहीद हो चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सेना की तरफ से इस दौरान सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सेना के एक और जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर कश्मीर के अनंतनाग जिले के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर आशीष धोचक का पार्थिव शरीर आज सुबह पानीपत पहुंचा है, जहां पर सेना की गाड़ी में पार्थिव शरीर को सबसे पहले टीडीआई सिटी स्थित उनके नवनिर्मित मकान में लाया गया। टीडीआई के बाद उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव बिझोल ले जाया जाएगा, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को वाराणसी पहुंचे, जहां पर वाराणसी पहुंचने के बाद उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तराजू पर मेंढक को तोला नहीं जा सकता, उसी तरह विपक्षी गठबंधन भी एकजुट नहीं रह सकता। उन्होंने आगे ये भी दावा किया है कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव जीतेगी। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस, तीनों एक साथ आ जाएं, फिर भी उत्तर प्रदेश की लोकसभा की एक भी सीट हासिल नहीं कर पाएंगे। आगे उन्होंने ये भी बताया कि सरकार निर्णायक कदम उठा चुकी है। कोई भी आतंकवादी जहां भी छिपा होगा, हमारे सुरक्षा बल के जो सेवा के वीर हैं उन्हें खोज निकालेंगे और उनको वहां भेजेंगे जहां उनका जाना जरूरी है। तो केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे, जहां पर आपको बता दें कि इस दौरान वो विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए। और इस दौरान उन्होंने निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या बसपा या फिर कांग्रेस, अगर तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर भी काम करती हैं तो वो भी, अगर यूपी की बात की जाए तो 80 लोकसभा सीटों में से एक भी वो जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो है वो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से अपनी जीत हासिल करेगी। जनता पर उन्हें पूरा विश्वास है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता का सहयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसीलिए उन्होंने पुरजोर से 80 लोकसभा सीटों पर दावेदारी की भी बात की है।
खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की राजनीतिक विरासत को लेकर तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस रविवार 17 सितंबर को आमने सामने होंगे। 17 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पहली कार्य समिति की बैठक हैदराबाद में हो रही है, तो वहीं सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में बीजेपी 17 सितंबर को तेलंगाना दिवस के मौके पर निजाम के चंगुल से राज्य के आजाद होने पर जश्न मनाने के लिए रैली करेगी। गृह मंत्री अमित शाह इस रैली को संबोधित करेंगे। तो तेलंगाना में एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होंगे। साथ ही बता दें कि 17 सितंबर को कांग्रेस की तरफ से कार्य समिति की बैठक होगी और इसी दिन बीजेपी भी एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे और इस दौरान वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 17 सितंबर को दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने कार्यक्रम है। एक बार फिर से तेलंगाना में दो दिग्गज पार्टियां आमने सामने होंगी और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस की बात करें तो कार्य समिति की बैठक करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी यहां पर रैली का आयोजन करेगी। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर डेविस कप विश्व ग्रुप 2 ड्रा समारोह का आयोजन है, जहां पर मिनी स्टेडियम में मोरक्को के साथ में होना है टेनिस मैच। सीएम आवास पर विश्व ग्रुप 2 ड्रा समारोह का आयोजन होगा, जहां पर ड्रा समारोह के आयोजन में सीएम योगी शामिल होंगे। यह मुकाबला शनिवार और रविवार को खेला जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको जानकारी दे दें कि सीएम आवास पर इसका आयोजन होगा। ड्रा समारोह के आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। यह मुकाबला शनिवार और रविवार को खेला जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, साथ ही आपको जानकारी दे दें कि इस दौरान डेविस कप विश्व ग्रुप 2 का ड्रा, ये जो समारोह का आयोजन है ये किया जाएगा और इसी के साथ मिनी स्टेडियम में मोरक्को के साथ होना है टेनिस मैच। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर यूपी के कौसाम्बी में ट्रिपल मर्डर की वारदात से सनसनी मच गई है। एक ही परिवार में बेटी, दामाद और पिता की गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। बताया भी जा रहा है कि यह हत्याएं जमीनी विवाद को लेकर की गई है। इस घटना से नाराज लोगों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। यह घटना कौशाम्बी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मोइनुद्दीनपुर गोस गांव की बताई जा रही है, जहां पर घटना के बाद से ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जमीनी विवाद को लेकर 3 लोगों की हत्या होने के बाद एसपी कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं और लोगों को समझाना बुझाना शुरू किया है, लेकिन ग्रामीण शव को उठाने नहीं दे रहे हैं। कई घरों को इस दौरान भीड़ ने आग के हवाले भी कर चुके हैं। वहीं जानकारी के अनुसार गांव के ही रहने वाले होरीलाल का सुभाष से जमीनी को लेकर इस दौरान काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था और शुक्रवार की सुबह होरीलाल बेटी और दामाद शिव सरन की हत्या कर दी गई है। सुबह जब 3 लोगों की हत्या की जानकारी गांव के लोगों को मिली तो गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों सहित कई घरों को और साथ ही दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया। ये ग्राम मोहिद्दीनपुर है, संदीपन घाट थाना क्षेत्र में। ये सुबह 6:15 बजे ये सूचना आई थी, यहाँ ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक ससुर और बेटी दामाद का घर के बाहर ये सो रहे थे। इसमें 4 लोगों को अभी नाम बताया है, उनको नामजद कर रहे हैं। वो घर से फरार है, हमारी टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। इसमें इनकी ज़मीन की पैमाइश थोड़े दिनों पहले हुई थी, उसी को लेकर के कुछ विवाद है, उसके बारे में गहराई से हम लोग जानकारी कर रहे हैं। अभी डेड बॉडी यहाँ से मॉर्चरी भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं और जो पीड़ित पक्ष है उसके परिजन, कुछ यहाँ जो विपक्षी हैं, उनके घर के बाहर जो झोपड़ियाँ थी उसमें आग लगाई है। आग पे काबू पा लिया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। हम लोग यहाँ मौके पे मौजूद हैं और जो विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर इसरो ने 15 सितंबर को रात करीब 2 बजे चौथी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई है। इसके लिए कुछ देर के लिए ही थ्रस्टर फायर भी किए गए हैं। अब इसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 256 किलोमीटर जबकि सबसे ज्यादा दूरी 1,21,973 किलोमीटर होगी। बता दें कि आदित्य सोलर मिशन की लॉन्चिंग 2 सितंबर को की गई थी। इसरो ने यह भी बताया कि ऑपरेशन इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क बेंगलुरु से किया गया है। इस दौरान सैटेलाइट को मॉरिशस और साथ ही पोर्ट ब्लेयर्स में बने इसरो के ग्राउंड स्टेशनों से ट्रैक किया गया है। अब 19 सितंबर को रात 2 बजे इसे लैंग्वेज पॉइंट L1 की कक्षा में स्थापित करने के लिए ऑर्बिट भी बढ़ाई जाएगी।
खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। सुबह से ही घने काले बादल छाए हुए हैं। दिल्ली एनसीआर का मौसम अचानक से बदल गया है। तेज हवाएं चल रही हैं। गर्मी और उमस से परेशान एनसीआर के लोगों को मौसम ने अचानक ली इस करवट से राहत मिली है। वहीं बीते कुछ दिनों से अगर बात की जाए तो क्षेत्र में बादल तो बने हुए थे, लेकिन लोगों को बारिश नसीब नहीं हो रही थी। नतीजतन यहां गर्मी से लोग खासे परेशान थे। मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि दिल्ली सहित उत्तर भारत के राज्यों में भी अगले कुछ दिनों बारिश का दौर चलेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की जानकारी दी गई है। दिल्ली के लिए वीकेंड से बारिश की संभावना जताई गई थी। हालांकि एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार सुबह से ही मौसम लोगों पर मेहरबान नजर आया है। दिल्ली एनसीआर में लगातार उमस वाली गर्मी से लोग काफ़ी परेशान दिख रहे थे, तो दूसरी तरफ आज मानसून ने दिल्ली एनसीआर में दस्तक दी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, थोड़ी सी बारिश के बाद सुबह 6 बजे से ही काले बादल जो थे वो आसमान में घिरे हुए थे, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर का ये हाल है। तस्वीरों में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये तस्वीरें जो है आज सुबह की 2 से 3 घंटे की जो बारिश है उसमें ये हाल है, क्योंकि यहाँ पर जब बारिश जो है वो दिल्ली एनसीआर में दस्तक देती है। ये गाजियाबाद की इंदिरापुरम की तस्वीर है जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। लोग किस तरीके से बदहाल हुए पड़े हैं, किस तरीके से यहाँ पर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि गर्मी से निजात तो मिला है, और दूसरी तरफ आपको ये बता दूं कि ये सड़कें हैं जो बयां कर रही है कि नगर निगम किस तरीके से अपना जो कार्य है, अपनी जो अहम भूमिका है वो निभाता नजर आता है। तो ये बड़ी पोल है जो नगर निगम द्वारा जो गंदी जो नाले जो सही समय पर साफ नहीं करते हैं, और उसके बाद इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो आम जो जनता है वो झेलती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी जो न्यूज़ वॉच इंडिया की जो टीम है वो यहाँ पर बारिश के जो पानी में उतर करके आज ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रही है, और लगातार नगर निगम के जो वादे हैं ये किस तरीके से सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। सड़क जो है इसके नीचे भी कोई सड़क है वो नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने ड्यूटी के समय जाते वक्त परेशान हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। कई लोग जो हैं वो पानी के अंदर से ही जा रहे हैं, तो सड़क जो है वो पूरे पानी के अंदर तब्दील हो गई है। सड़कों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, और ये तस्वीरें गाजियाबाद के इंदिरापुरम की दिख रही है आपको। और इसी के साथ साथ आपको ये बता दूं कि इंदिरापुरम की ये तस्वीर जो है इसका लापरवाही के जो कारण है, गाजियाबाद के प्रशासन नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं, सही समय पर साफ नहीं करवाते हैं। तो ये जो जलमग्न है वो अब इनकी लापरवाही से देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। और खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर अमरोहा पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, और इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश आकिल 2 थाने इलाके में लूट की घटनाओं में फरार चल रहा था। गिरफ्तार बदमाश पर पहले से ही गोकशी, डकैत सहित 14 मुकदमे दर्ज हैं। और साथ ही बता दें कि गिरफ्तार बदमाश से पुलिस ने हथियार, कारतूस, बाइक बरामद की है। थाना रजबपुर और एसओजी की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में एक 25,000 रुपये के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी करने पर प्रकाश में आया है कि इस अभियुक्त पर अलग अलग थानों पर अमरोहा से यह 25,000। उधर कानपुर पुलिस आयुक्त द्वारा अपराध और साथ ही अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चकेरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राजकीय पशु चिकित्सालय रमादेवी से लखनऊ जाने वाले सर्विस लैंड पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा है। जब दोनों संदिग्धों की तलाशी ली गई तो उनके पास से 14.5 किलो गांजा, तमंचा और साथ ही कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत आरोपियों को जेल भेज दिया है। उधर हमीरपुर जिले में भी बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर बख्शा इलाके में कंपोजिट विद्यालय के अंदर हाईटेंशन लाइन का लगा ट्रांसफार्मर
मौत को दावत दे रहा है। अध्यापक और छात्रों का कहना है कि ट्रांसफार्मर के स्पोर्ट तार में भी करंट आते रहते हैं, जिससे हमेशा किसी बड़े हादसे की संभावना भी बनी रहती है। लेकिन इस ओर प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार शिकायत भी दर्ज की गई है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। यहाँ पर लाइट के तार निकले हैं। बारिश का मौसम है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, कक्षा 1-2 के साथ पकड़ने तो समस्याएं आ जाती हैं। सर मना करते हैं वहाँ पर। सर हम जब इधर पर खेलते हैं तो ये इसका डर रहता है कि करंट उतारा अगर कोई दिक्कत ना हो रहा है, इसलिए हम लोग खेलने में भी डर रहता है। बारिश का समय आ रहा है, इसलिए करंट को लेकर बहुत दिक्कत पड़ रही है। इसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। कभी हमको करंट आ जाता है, तार टूट जाता है, बच्चों को देखना पड़ता है, भोजन करने में, बच्चों को खेलने में, तमाम तरह की, और इसकी शिकायत भी हम कर चुके हैं। किस विभाग से शिकायत की? विद्युत विभाग से आप कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? लगभग एक बार शिकायत कर चुके हैं, रिसीव भी कराया था। अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला ना। अब 2 साल हो गए कि कोई। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर ललितपुर नगर पालिका पिछले 2 दिनों से अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है। अभियान के तहत सड़क के किनारे अतिक्रमण को हटाया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण का विरोध किया और सरकार के खिलाफ गुस्सा भी जताया है। उधर स्पेस में अपार सफलता के बाद अब भारत समुद्र में संभावनाएं तलाशने की तैयारी में है। भारत अब जल्द ही अपना समुद्र मिशन शुरू करने वाला है। भारत अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान के तहत मानव युक्त सबमर्सिबल को भी अगले साल यानी कि 2024 की शुरुआत में ही गहरे समुद्र में भेजेगा। इस परियोजना का मकसद समुद्र की गहराई से कोबाल्ट, निकेल और साथ ही मैग्नीज जैसी कीमती धातुओं और खनिजों की तलाश करना है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। स्पेस मिशन के साथ साथ भारत की निगाहें अब महासागर की तरफ है और जल्द ही भारत अपना पहला महासागर मिशन समुद्रयान समुद्र में भेजने की तैयारी में है। मिशन समुद्रयान के तहत मानव युक्त सबमर्सिबल को अगले साल यानी कि 2024 की शुरुआत में 500 मीटर गहरे समुद्र में भेजने की तैयारी है। इस सबमर्सिबल को नाम दिया गया है मत्स्य 6000। सबमर्सिबल की टेस्टिंग बंगाल की खाड़ी में होनी है, जो 2026 तक ये 3 भारतीयों को महासागर में 6000 मीटर की गहराई में ले जाएगी। सबमर्सिबल एक तरीके का वाटर क्राफ्ट है, जिसे सिर्फ पानी के नीचे संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आमतौर पर आकार में छोटा होता है और सीमित संख्या में लोगों को ले जा सकता है। सबमर्सिबल का इस्तेमाल आमतौर पर रिसर्च के लिए किया जाता है। सबमर्सिबल को पानी के अंदर जाने के लिए जहाज या प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है और यही बात सबमर्सिबल को पनडुब्बियों से अलग करती है, क्योंकि पनडुब्बियां स्वतंत्र रूप से ऑपरेट कर सकती हैं। मत्स्य 6000 सबमर्सिबल की खासियत भी ये है कि ये 12 से 16 घंटे तक बिना रुके चल सकती है। इसमें 96 घंटे तक ऑक्सीजन सप्लाई रहेगी। इसका व्यास 2.1 मीटर है, जिसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। यह 800 mm के टाइटेनिक एलॉय से बनी है। साथ ही ये 6000 मीटर की गहराई पर समुद्र तल के दबाव से 600 गुना ज्यादा प्रेशर झेल सकती है। स्पेशल रिपोर्ट AMB नेटवर्क। तो भारत का ये पहला समुद्र मिशन है, जिस पर पिछले 2 साल से काम चल रहा है और हाल ही में राज्यसभा में इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी ये कहा था कि भारत जल्द ही अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान के तहत मानव युक्त पनडुब्बी को गहरे समुद्र में भेजने जा रहा है। और इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। पूरी तरह स्वदेशी मिशन मत्स्य 6 2026 में लॉन्च हो जाएगा। इसके साथ ही भारत उन देशों की कतार में भी खड़ा हो जाएगा जो इस तरह के मानव युक्त सबमर्सिबल बना चुके हैं। भारत से पहले अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के पास मानव युक्त सबमर्सिबल है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के इस मिशन का मकसद समुद्री संस्थानों के बारे में जानना
और समुद्री संस्थानों के इस्तेमाल के लिए गहरे समुद्र में तकनीक भेजना है, जो कि सीधे तौर पर भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी की सहायता से जुड़ा है। विशेषज्ञों की माने तो इस प्रोजेक्ट की सफलता दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ाएगी। वहीं समुद्र की गहराई में कई राज खुलेंगे जो पूरी मानव जाति के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। धरती का 70% भाग पानी से घिरा है। तमाम आधुनिक तकनीक और विज्ञान की तरक्की के बाद भी गहरे समुद्र का करीब 95% हिस्सा आज भी मनुष्य के लिए एक रहस्य ही है। ऐसे में समुद्र में 6000 मीटर नीचे कई खनिजों के भंडार माने जाते हैं। इन खनिजों के बारे में अब तक अध्ययन ही नहीं हुआ। इस मिशन के तहत इन खनिजों के बारे में अध्ययन किया जाएगा और यही कारण है कि भारतीय समुद्री सीमा के अंदर आने वाले समुद्र की गहराइयों को टटोलने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीप ओशन मिशन को मंजूरी दे दी है। समुद्रयान का मकसद समुद्र की गहराई में खोज करना है। इसके और मेरे साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।